And a very warm welcome to Crypto Weekly Wrap, where we get you latest news and updates of top events from Cryptoverse that happened in the past week. I am Ruchi Sharma. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो वीकली रैप के इस खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। आइए देखते हैं क्रिप्टो की इस दुनिया में क्या कुछ खास हुआ है। And let's start with the top story for the past week. Terra blockchain network was briefly shut down to put in place a patch to prevent governance attacks. So let's see how this crypto meltdown started. Terra's UST, the third largest stablecoin by market cap, dropped to $0.69 in Monday trading, an all-time low, even after the Terra supporting Luna Foundation guard rushed a $1.5 billion loan to shore up the currency. तो ये सबसे बड़ी खबर पिछले हफ्ते रही संदीप, जहाँ पे हम जानते हैं कि टेरा लूना का जो यूएसटी है उसने अपना पेग खो दिया अगेंस्ट डॉलर, और इसके लिए काफ़ी कुछ जो है लूना फाउंडेशन गार्ड ने भी किया, अपने रिजर्व से उसको बैक किया कि वापस जो है वो स्ट्रेंथ ले और वापस पेग हो जाए वो डॉलर के साथ। लेकिन सारी जो है कोशिशें वो बिल्कुल नाकाम रही। उसके बाद हमने बहुत सारा ट्रिकलिंग इफेक्ट देखा, मार्केट पे बहुत इसका इफेक्ट पड़ा, बिटकॉइन बहुत ज़्यादा गिरा और बहुत सारी एक्सचेंजेस ने देखते हुए इसको डीलिस्ट भी कर दिया। लेकिन इसमें इस पूरे केस में बहुत से सवाल भी ये उठे कि लूना फाउंडेशन गार्ड ने ये कहा कि उनके रिजर्व में $2 बिलियन की बिटकॉइन है। उन्होंने $750 मिलियन का जो है वो बिटकॉइन लोन दिया ओवर द काउंटर ट्रेडिंग फर्म्स और मार्केट मेकिंग उनको टीम्स को, ताकि वो सपोर्ट कर सकें यूएसटी को। और साथ में ये लोन देने के बाद उनके रिजर्व में अभी भी $1.2 बिलियन के बिटकॉइन होने चाहिए। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ना तो उन्होंने ये डिटेल्स शेयर की कि बोरोवर कौन था, किसे लोन दिया, कितने रेट पर दिया, और अब जो उनके रिजर्व में है कितना है, क्या है, उसकी कोई डिटेल्स प्रोवाइड नहीं की है। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल तो हैं ही, लेकिन इस पूरी चीज़ों के बाद शटडाउन भी करना पड़ा लूना जो है ब्लॉकचेन को। उसके बाद चीज़ें थोड़ी संभली, लेकिन अब फिलहाल ये सामने आया है कि जो SEC की कमिश्नर है हेस्टर पियर्स, उन्होंने कहा है कि स्टेबल कॉइन के आसपास बहुत सारे रेगुलेशन बनाने की ज़रूरत है, और उन्होंने सजेस्ट किया कि हम इसमें एक हिट एंड ट्रायल इफेक्ट जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर US ट्रेजरी की जो सेक्रेटरी हैं जेनेट येलन, उन्होंने भी कहा है, बहुत स्ट्रिक्टली उन्होंने कहा है कि एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशन अराउंड द स्टेबल कॉइन होना चाहिए। तो इतना ज़्यादा इफेक्ट इस एक केस से हुआ है। नहीं सही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये रेगुलेशन सेट क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि उनको ये बात आई थिंक पता होनी चाहिए कि इसका सबका प्रभाव जो है वो मार्केट पे पड़ रहा है, ओवरऑल पड़ता ही पड़ता है। हाँ, तो इन्वेस्टर्स में तो ऑलरेडी इन्वेस्टर्स क्रिप्टो के लेके उनमें थोड़ा डर का माहौल होता है, तो अगर ये सब चीजें होती है तो और भी उनको मतलब प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अगर स्टेबल कॉइन स्टेबल ना रहे तो कहीं ना कहीं डर बढ़ जाता है ना। वही अभी बढ़ते अगली खबर की ओर, टेराफॉर्म लैब्स के CEO डो क्वॉन ने स्टेबल कॉइन पेग को बेचने का प्लान तो दे दिया, पर वो कितना रिलायबल है, स्पेशली इन द लाइट ऑफ रिसेंट न्यूज़ दैट डो क्वॉन ने इससे पहले भी बेसिस कैश नाम के एल्गोरिदमिक स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट को 2021 में स्टार्ट करके डुबा दिया था। ये बात टेराफॉर्म लैब्स के फॉर्मर इंजीनियर ने रिसेंटली बताई है। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक डो क्वॉन ने बेसिस कैश स्टेबल कॉइन को बिना टेस्ट किए सिर्फ एज अ पायलट प्रोजेक्ट ही ट्राई किया था। और मुझे लगता है डो क्वॉन अपने पहले स्टेबल कॉइन पायलट प्रोजेक्ट के फेलियर से कुछ नहीं सीखा होगा, इसके लिए दूसरा स्टेबल कॉइन को भी उसने डुबा दिया, और पता नहीं बेचारे साथ में अभी कितने इन्वेस्टर्स इसमें डूबने वाले हैं और डूब भी गए होंगे। एक्चुअली अब डो क्वॉन जो है वो एक रिकवरी प्लान लेकर आए हैं, जहाँ वो कह रहे हैं कि वो एडिशनल जो है फंड्स रेज करेंगे और उससे वो UST को स्टेबल बनाएंगे, उसको रीबिल्ड करेंगे, और इस बार जो टेरा USD होगा वो रिजर्व से बैक्ड होगा, ना कि एल्गोरिथम से। नहीं सही है, पर डो क्वॉन उसको इतना नहीं, फर्स्ट प्रोजेक्ट भी फेलियर, सेकंड प्रोजेक्ट भी फेलियर, और करना क्या चाहता है ये? वो तो वही बता सकते हैं। राइट। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस सच एज WazirX एंड CoinDCX have started delisting beleaguered token Terra after nearly 100% fall in the digital asset in just under 7 days. This came after WazirX parent Binance announced on Thursday that it would delist the Luna Terra trading pair if Luna's price fell below 0.005 Terra, which has already happened. तो यहाँ पर ऑब्वियसली
बाइनेंस की वजह से वजीर एक्स ने भी ये डिसीजन लिया, बहुत सारी एक्सचेंजेस ने डिसीजन लिया है, उन्होंने लूना टेरा को जो है अपनी डीलिस्ट कर दिया अपनी लिस्ट से। लेकिन आज की जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये है कि बाइनेंस ने ये जो सस्पेंशन है हटा दिया है और वो अपने लिस्ट में वापस ऐड कर रहे हैं टेरा लूना को। लेकिन उसके साथ साथ बाइनेंस के जो सीईओ हैं चानपेंग जाओ, उन्होंने ये कहा है, इन्वेस्टर्स को एडवाइस दी है कि वो फिलहाल इस कॉइन में इन्वेस्ट ना करें और पूरी सोची समझी रिसर्च के बाद ही कोई डिसीजन लें। करेक्ट। पर रुचि, टेरा स्टेबल कॉइन के क्रैश से अल्गोरिदमिक जो स्टेबल कॉइन की रिलायबिलिटी पर अब सवाल खड़ा होता दिखाई दे रहा है एक्चुअली। तो आयरनी ये है कि जिस स्टेबल कॉइन से क्रिप्टो मार्केट को स्टेबल होना चाहिए उसी से क्रिप्टो क्रैश ट्रिगर हुआ एक्चुअली। तो अब बढ़ते अगली खबर की ओर, और अब ग्लोबल मार्केट से हम इंडियन क्रिप्टो सिनेरियो की तरफ रुख करते हैं। इससे पहले कि गवर्नमेंट क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 1% टीडीएस टैक्स अप्लाई करे, इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस अपना बेस ऑफ ऑपरेशन इंडिया से बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉइन डीसीएक्स, बायू कॉइन, कॉइनेक्स, ज़ेपे, कॉइन डेल्टा, कॉइन रिकॉइल और कॉइनोम जैसे क्रिप्टो एक्सचेंजेस या तो इंडिया से बाहर चले गए हैं या तो जाने की तैयारी कर रहे हैं। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस को लगता है कि गवर्नमेंट की रेगुलेशंस को फॉलो करना मतलब अपने प्रॉफिट के बर्न करने के बराबर है। इसलिए मोस्ट ऑफ एक्सचेंजेस दुबई जा रहे हैं जहां 5% टैक्स अप्लाई होता है। लेकिन क्या क्रिप्टो एक्सचेंजेस फेमा की डबल टैक्स रेगुलेशन में शामिल है कि नहीं, ये अभी अनसर्टेन है। कहीं ऐसा ना हो कि इंडियन के बैंक जो इंडिया के बैक ब्रेकिंग टैक्सेस से बचने के लिए उसके चक्कर में उन्हें डबल टैक्स भरना ना पड़े। रुचि, ये तो थी अब इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंजेस की बात। बट एज यू नो, कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग जो है उनको अपनी क्रिप्टो सर्विसेज को 3 दिनों के अंदर बंद करना पड़ा बिकॉज ऑफ क्रिप्टो शैडो बैन। तो आर्मस्ट्रॉन्ग ने रिसेंटली कहा कि उनको आरबीआई के सॉफ्ट प्रेशर के कारण इंडियन क्रिप्टो मार्केट से निकलना पड़ा। हालांकि आरबीआई ने ऑफिशियली इसके बारे में कोई स्टेटमेंट रिलीज नहीं किया है। देखिए, अब फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है और आरबीआई जिस तरह से वो टैक्सेस इतने हेवी लगा रहे हैं और ये शैडो बैन जो हुआ था जिसमें पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को मना कर दिया गया था किसी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री के साथ एसोसिएट करने में, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं वो क्रिप्टो इंडस्ट्री को या इन्वेस्टर्स को डीमोटिवेट तो करती हैं इंडिया में फंक्शन करने से। तो शायद इसीलिए कॉइनबेस ने अपना जो ये फैसला है इंडिया में आने का, यहाँ पर सेटअप करने का, उन्होंने अपना ये जो डिसीजन है उन्होंने चेंज कर दिया। और बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी हैं जो कि अब सोच रही हैं इतने हैवी टैक्सेशन के बाद कि शायद वो अब्रॉड शिफ्ट हो जाए। लेकिन हमने वही बात की है कि ऐसा करने पे हो सकता है कि उन पर डबल टैक्स लगे, क्योंकि जहाँ पर आपका बेस होता है आपको वहाँ भी टैक्स देना होता है और जिस कंट्री में आप अपना काम कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो बढ़ते हैं आगे अगली खबर की तरफ। द नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड which has 89% market share in value of demat assets in India over the weekend unveiled distributed ledger technology or blockchain platform for debenture covenant monitoring. Finance Minister Nirmala Sitharaman presided over the Silver Jubilee function of NSDL where she flagged anonymity as an inherent risk in blockchain technology. तो चाहे वो NSDL हो, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो या आरबीआई हो, उन्होंने ब्लॉकचेन का तो खुले बाहों के साथ स्वागत किया है। उन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे कि आरबीआई ने कहा कि वो सीबीडीसी लेकर आएंगे तो वो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे, और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी कई बार बहुत से बयान ब्लॉकचेन के हित में दिए हैं। और यहाँ पे अब एनएसडीएल भी कह रहे हैं कि वो ब्लॉकचेन में सिक्योरिटी जी, अब एनएसडीएल भी कह रहा है कि वो अपने डिबेंचर कॉवेनेंट मॉनिटरिंग के लिए वो ब्लॉकचेन का इस्तेमाल करेंगे। तो ब्लॉकचेन को तो एक्सेप्टेंस मिल गई है, लेकिन क्रिप्टो को लेकर हमेशा एक हमने देखा है कि एक झिझक रही है, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हो या आरबीआई की तरफ से। और इसीलिए इस सिल्वर जुबली मीटिंग में भी निर्मला सीतारमन ने यही कहा है कि जो अनोनिमिटी है क्रिप्टो में वो सबसे बड़ा इनहेरेंट रिस्क है, यानी कि उससे रिस्क बना ही रहेगा। तो या तो मैं सोच रही हूँ इसका एक ही सोल्यूशन हो सकता है केवाईसी, उसी से अनोनिमिटी खत्म हो सकती है। यस, केवाईसी तो इम्पोर्टेंट होगा ही ना, शायद आगे चल के वो केवाईसी को लेकर भी सीरियस हो जाएंगे। पर रुचि, ये तो अभी आने वाला वक्त बताएगा कि सीबीडीसी में एनोनिमिटी के इश्यूज को इंडियन सेंट्रल बैंक और बाकी देशों की सेंट्रल बैंक कैसे टैकल करे। जी, तो रुचि, अब अगली खबर जो है वो इंडियन जो इन्वेस्टर्स है उनके लिए गुड न्यूज़ है। तो लास्ट वीक कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि जीएसटी काउंसिल क्रिप्टो करेंसी को ऑनलाइन गेमिंग, कसिनोज, बेटिंग और लॉटरी की तरह ट्वीट करके क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 28% जीएसटी अप्लाई करेगा। अब गुड न्यूज़ ये है कि बिजनेस टुडे को फाइनेंस मिनिस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि जीएसटी काउंसिल ना तो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को कसिनोज, बेटिंग और लॉटरी की तरह ट्वीट करेगा और ना ही उस पर 28% जीएसटी अप्लाई करने का
उनका कोई प्लान है। हालांकि जीएसटी काउंसिल ने ऑफिशियली इस बारे में अब तक कोई स्टेटमेंट इशू नहीं किया है। रुचि, ये एक्चुअली गुड न्यूज़ है क्योंकि ये बहुत डिमोटिवेटिंग था सारे इन्वेस्टर्स के लिए, क्रिप्टो इन्वेस्टर्स के लिए, कि कहीं ना कहीं उन्हें बेटिंग, कैसीनोज, हॉर्स रेसिंग इसके इक्विवेलेंट लिखा जा रहा था या फिर उनके काम को इस तरह से लिखा जा रहा था, तो वो थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल था। तो एक ये एक्सेप्टेंस है, ये अच्छी बात है। 28% जीएसटी नहीं लग रहा, ये भी अच्छी बात है, लेकिन एक्चुअल में कितना परसेंट जीएसटी लगेगा वो फिलहाल देखने की बात है कि उन पर अभी क्रिप्टो इन्वेस्टर्स पर कितना ज़्यादा टैक्स का भार रहेगा, क्योंकि 30% टैक्स ऑलरेडी है, अभी भी टेंशन 1% का टीडीएस भी है, जीएसटी का भी आना बाकी है कि फैसला कितना होगा। तो इट इज एक्चुअली बैक ब्रेकिंग। नहीं, पर टेंशन में तो होंगे इन्वेस्टर्स, बिल्कुल, कि आगे क्या होगा। अभी मतलब उनमें अभी भी थोड़ा बहुत तो डर होगा, बिल्कुल, कि आगे क्या होने वाला है। डीमोटिवेटिंग है इतना सारा टैक्स, पर चलिए अच्छा एटलीस्ट कि वो उसे बेटिंग या कैसीनो की तरह नहीं देख रहे। सही है। Okay, so moving on, 2 digital works from the Boss Beauty NFT collection were ruled by the UK's High Court to be property after allegations of theft, marking the first time NFTs have been recognized as property in the United Kingdom. In the case at Bart, an injunction was placed on the accounts on Ozone Networks, freezing the asset as well as compelling OpenSea to send any and all information available on the 2 accounts holders who are believed to be currently holding the stolen NFTs. तो ये भी एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। आई थिंक वो जो टेरा की इतनी बैड न्यूज़ थी पिछले हफ्ते, उसके बीच में कुछ अच्छी सी गुड न्यूज़ हैं कि एनएफटी को प्रॉपर्टी की तरह देख रहा है यूनाइटेड किंगडम में, जो है वो लोग देख रहे हैं इसे एज अ प्रॉपर्टी। तो इसीलिए जिस तरह से प्रॉपर्टी को सीज कर दिया जाता है जब उस पर कुछ थेफ्ट होता है या कोई तो उसी तरह से यहाँ पर भी अगर एनएफटी वर्ल्ड में भी कुछ एनएफटी थेफ्ट होता है तो उस एनएफटी को एज अ प्रॉपर्टी सीज कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल इसमें भी बहुत सारे क्लैरिटी की जरूरत है कि क्या इसे एक्चुअली फिजिकल प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया जाएगा। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी को आप मॉर्गेज कर सकते हो, रेंट कर सकते हो, उस पर लोन ले सकते हो, तो क्या उसी तरह से एनएफटीज को देखा जाएगा या नहीं, इस पे क्लैरिटी चाहिए। पर मेरे ख्याल से रुचि एनएफटी ओनर्स के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ एक्चुअली ये है, क्योंकि लेट्स होप कि दुनिया के सभी देश अब एनएफटी को एज अ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करे तो एनएफटी फ्रॉस्टर्स को छुपने के लिए कहीं पर भी जगह नहीं मिलेगी। तो आइए अगली खबर की ओर। इस वीक के क्रिप्टो ब्लड बाथ के दौरान अमेरिका के लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस के शेयर्स ऑलमोस्ट 50% गिरे। इसके 2 रीजंस है। एक तो उन्होंने अपना रेवेन्यू टारगेट मिस किया और दूसरा उन्होंने डिस्क्लोज किया कि इन द इवेंट ऑफ बैंक्रप्सी कॉइनबेस के कस्टमर्स अपना सारा पैसा खो सकते हैं। हालांकि कॉइनबेस के सीईओ ब्रायन आर्मस्ट्रॉन्ग ने क्लैरिफाई किया कि यह नया डिस्क्लोजर एसईसी की क्वार्टरली फाइलिंग रिक्वायरमेंट से मीट करने के लिए किया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि कॉइनबेस बैंक्रप्सी फेस कर रहा है। रुचि, एज यू नो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज लाइक अ शार्क टैंक एक्चुअली, जहां साउंड इन्वेस्टर्स दूसरे के मिसफॉर्चून को अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानते रहते हैं। बिल्कुल, तो ऐसा ही कुछ कैथी वुड ने किया। उन्होंने अपनी फर्म आर्क इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के थ्रू कॉइनबेस ग्लोबल के ओवर 500,000 शेयर्स कम प्राइस में खरीद लिए थे। तो ये तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है किसी भी बिजनेसमैन के लिए। वी ऑल नो कि जब प्राइसेस गिरते हैं, शेयर्स गिरते हैं, तब आप शेयर्स बाय करते हैं। जब प्राइसेस अच्छे होते हैं तब आप उसको सेल ऑफ कर सकते हैं। तो बस कैथी वुड के सामने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है कॉइनबेस, उसके शेयर्स 50% गिर गए हैं। आई थिंक उनकी जगह अगर मैं भी होती तो देख लेती अपना बैंक बैलेंस, तो शायद ऐसा करती। सोचते इसके बारे में। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिस वीक द क्रिप्टो करेंसीज विटनेस्ड अ कार्नेज विद बिटकॉइन व्हिच कमांड्स द 40% market share slipping down to 16 months low, hitting below $26,000, reeling under from tremors of Terraform's stable UST losing its peg and finally forcing its Terra's blockchain to shut down. तो 16 महीनों में पहली बार बिटकॉइन जो है वो $26,000 से नीचे चला गया और उसका कहीं ना कहीं जो टेरा में जो उसने अपना पेग लूज किया अगेंस्ट डॉलर, उसका असर देखने को मिला था बिटकॉइन पर। और सिर्फ बिटकॉइन पर ही नहीं, बाकी भी जो तमाम ऑल्ट कॉइन्स है वो 50% गिर गए। टेदर जो कि सबसे ज़्यादा स्टेबल एंड द लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन है, वो उसने भी ऑलमोस्ट अपने पेग को खो दिया था, बच गया वो अपना पेग खोते खोते डॉलर के अगेंस्ट। तो लेकिन उसके बाद जब लूना फाउंडेशन जो लूना ब्लॉकचेन है उसे जब शट डाउन किया गया तो उसके बाद थोड़ी सी जो पूरी स्थिति है वो थोड़ी स्टेबल हुई और बिटकॉइन वापस रिबाउंड हुआ और $30,000 पर फिलहाल है, उसके आसपास ट्रेड कर रहा है। तो रुचि, हम तो सब लोग यही चाहेंगे कि मार्केट जल्द से जल्द रिकवर हो और इन्वेस्टर्स जो है अपने लॉस ऑफ फॉर्चून को रिकवर कर सके। अब बढ़ते हैं हल्की फुल्की क्रिप्टो एडॉप्शन की अगली खबर की ओर। लेटली क्रिप्टो फर्म्स और स्पोर्ट्स टीम्स का टाइप जोरों शोरों से बढ़ रहा है। चेल्सिया फुटबॉल क्लब ने रिसेंटली एम्बर ग्रुप के डिजिटल एसेट प्लेटफॉर्म वेल फिन के साथ 20 मिलियन पाउंड्स पर ईयर की स्पॉन्सरशिप डील साइन की है। इतना ही नहीं, इंग्लिश प्रीमियर लीग को
दो और टीम्स मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल फुटबॉल क्लब ने भी रिसेंटली क्रिप्टो फर्म टेजॉस और उनागी के साथ पार्टनरशिप की है। और रुचि, टू कंक्लूड इट ऑल, एक्चुअली हमारे इंडियन क्रिकेटर रोहित शर्मा ने भी इस वीक अपनी पर्सनल NFT फैन क्रेज पर लॉन्च की है, जिसके जरिए वो राइनो के संरक्षण के बारे में अवेयरनेस फैला रहे हैं। एक्चुअली जो कॉज है ना राइनोस को लेकर, वो उनके दिल के बहुत करीब है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट रोहित फॉर राइनोस, ये प्रोजेक्ट उन्होंने 2015 में शुरू भी किया था, एंड अब वो उससे जुड़ी हुई NFTs लेकर आए। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो रुचि, आज के इस वीकली रैप में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलते हैं क्रिप्टो वर्ल्ड की बिल्कुल नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर And this is Ruchi Sharma signing off. Do like, share and subscribe to Crypto TV. Have a great weekend.